रीमा शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है यूक्रेन और रशिया की जंग। आखिर ये दोनों ममालिक क्यों और किस वक्त से लड़ रहे हैं और ये दुनिया की तीसरी बड़ी जंग क्यों कर बनने जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है और कौन कौन सा मुल्क इस जंग का शिकार हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। दुनिया बड़ी तेज़ी से एक बड़ी कशीदगी की तरफ बढ़ रही है जो कि कई बड़े मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकती है। फिलहाल तो ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान है जो कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। जोग्राफियाई लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया का ज़्यादातर हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में मौजूद है। इसकी वजह से इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है, जो मुल्क एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट कंट्री में मौजूद हो। रशिया की बहुत ही रिच हिस्ट्री है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसकी वजह बहुत मजबूत फ़ौज और सियासी हजूम है। रशिया में 35 गैस के ज़खायर हैं जो कि ये दुनिया में फ़रोख्त करता है, जबकि यूक्रेन दूसरे नंबर पर आता है। यूक्रेन रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद है, जो रूस के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यूक्रेन के कैपिटल सिटी का नाम केव है। इसके बॉर्डर पर कुछ अहम यूरोपियन कंट्रीज़ मौजूद हैं, जैसा कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रशिया एंड बेलारूस। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यूक्रेन के लिए इसकी लोकेशन कितनी अहमियत रखती है। कुछ ममालिक के लिए जोग्राफियाई महल्ले वकू इस दुनिया में एक नेमत है, जबकि दूसरों के लिए तनाज़ात का बाइस है। यूक्रेन में यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं जो कि एटम बम में इस्तेमाल होता है, और टाइटेनियम भी एक आला और महंगी तरीन धात है जो कि ज़ेवरात और हथियारों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीज़ जो कि दुनिया के दूसरे नंबर पर पाया जाता है। यूक्रेन में लोहे के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, और आप जानते हैं जहां लोहे को अपने ज़खायर हों वहाँ मुल्क कितना तरक्की याफ्ता और कीमती होता है। इसमें शेल गैस पाई जाती है। यूक्रेन में मरकरी बहुत पाया जाता है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज और कोयले के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा यूक्रेन बहुत अहम और बहुत बड़ा ज़रूरी मुल्क भी है। यूरोप के अंदर ये पहला मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हर्बल लैंड एरिया पाया जाता है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, पाई जाती है। ये बहुत ज़रखेज़ होती है। ये दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है जो कि सनफ्लावर को एक्सपोर्ट करता है, और ना सिर्फ ये बल्कि सूरजमुखी के तेल की भी एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के दूसरे नंबर पर ये बाजरा उगाने और एक्सपोर्ट करने में, और दुनिया के चौथे नंबर पर ये मकई की प्रोडक्शन और फिर इसे एक्सपोर्ट करता है। आलू की काश्त में ये चौथे नंबर पर है। गंदम एक्सपोर्ट करने में ये 8वें नंबर पर आता है। मुर्गी के अंडे एक्सपोर्ट करने में यूक्रेन 9वें नंबर पर आता है। पनीर यानी चीज़ एक्सपोर्ट करने में इसका 16वां नंबर है। इसके अलावा दुनिया के 600 मिलियन लोगों की खुराक यानी खाने की ज़रूरियात को पूरा करता है। इस लिहाज से यूक्रेन हर लिहाज से मालामाल और पावरफुल है। इस वक्त दुनिया में वही मुल्क सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और कामयाब है जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। नाज़रीन, ये थे यूक्रेन के जुग़राफ़ियाई हालात। अब चलते हैं पॉलिटिकल कंडीशन की तरफ। 2013 के अंदर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम विक्टर यानुकोविच था। विक्टर यानुकोविच के रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रशिया के अलावा ये चाहता था कि इसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएं। इसलिए अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने इसको एक ट्रेड डील साइन करने को दी, और कहा इस ट्रेड डील के तहत हम आपको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना देंगे। जब व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया का वज़ीर आज़म था, इसे पता चला कि विक्टर यानुकोविच तो मेरे साथ डबल गेम खेल रहा है, ये तो अमेरिका की तरफ भी माइल हो रहा है, और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसको एक ट्रेड डील भी ऑफ़र की है। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को बड़ी ल्यूक्रेटिव डील दी कि जो आप यूरोपीय यूनियन के साथ डील करने जा रहे हैं वो आप ना करें। हम आपको कुछ मज़ीद लुक्रेटिव डील्स प्रोवाइड करते हैं और हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करते हैं। चनाचा विक्टर यानुकोविच ने अमेरिका की डील कैंसिल कर दी और रशिया की डील एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जब यूक्रेन की आवाम को पता चला कि हमारे वज़ीर आज़म ने अमेरिका की डील कैंसिल कर दी है, तो वो अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई कि हमने तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना था ताकि हमारे मुल्क में मज़ीद प्रॉस्पेरिटी आए, आपने ये क्या किया, क्यों आप रशिया के प्रेशर में आए। इस तरह यहाँ से विक्टर यानुकोविच के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए, और एहतजाज इतने बढ़ गए कि विक्टर यानुकोविच को ओवरथ्रो कर दिया गया और इसके इक़्तिदार को भी ओवरथ्रो कर दिया गया। जो लोग एहतजाज कर रहे थे इनको अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रहा था, और अब यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। जब रशिया ने ये सूरत हाल देखी तो उसने सबसे पहले क्रीमिया को अपने कब्ज़े में लेने की प्लानिंग की। इसने 2014 में क्रीमिया में अपनी फ़ौजें उतार दी और सेवास्टोपोल को अपने अंडर में ले लिया और क्रीमिया को इन्वेड कर दिया। वहाँ से स्टार्ट हुई यूक्रेन क्राइसिस, जिसे हम क्रीमियन क्राइसिस भी कहते हैं। जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर लिया तो वहाँ एक गवर्नमेंट बनी जिसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। इसने आते ही नैरेटिव बिल्डिंग करना शुरू कर दी, और वो नैरेटिव बिल्डिंग ये थी कि हम यूक्रेन में से रशियन लैंग्वेज और सकाफत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। इससे रशिया को तासुब हुआ कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूक्रेन में से रशिया की सकाफती मौजूदगी को ख़त्म करना चाहता है।
اس طرح رشیا کو ایک ایکسکلوو مل گیا، یعنی بہانہ مل گیا، اور رشیا نے دیکھا کہ یوکرین کی جو ایسٹرن سائیڈ ہے وہاں پر بہت بڑی ایک جگہ ہے جسے ڈان بیس کہتے ہیں، جس کی 2 ڈسٹرکٹ ہیں، اس میں ایتھنک رشینز رہتے ہیں۔ اس نے انہیں انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یوکرین آپ کا کلچر ختم کرنے جا رہا ہے، آپ کی لینگویج ختم کرنے جا رہا ہے، کل کو یہ آپ کے لوگوں کو مارنے لگ جائے گا۔ اس نے ڈان بیس کے لوگوں کو ورغلایا اور ان کو ہتھیار دیے اور یوکرین کی ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا۔ 2014 سے لے کر آج تک جو ایسٹرن یونین لڑ رہے ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں یعنی ایسٹرن یونین کو یوکرین سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی الگ ریاست بنا سکیں۔ اب اس سارے معاملے کو ناٹو فورسز دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف یورپی یونین یوکرین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ہتھیار اور F-16 جہاز دیے، اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹیکنالوجی میزائل دیے۔ اور جب رشیا نے دیکھا کہ یوکرین کے اندر دوسرے ممالک اور یورپی یونین انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں تو رشیا مزید الرٹ ہو گیا اور اس نے یوکرین پر بامبنگ سٹارٹ کر دی اور مزید جنگ کا اعلان کر دیا، اور اب یہ رشیا، یوکرین اور ویسٹرن کنٹریز کی وار ہے۔ جو ویسٹرن نیشنز ہیں انہوں نے لیبیا میں تباہی مچائی، افغانستان کو تباہ کیا، عراق کے لوگوں کو قتل کیا، شام کو انہوں نے ملا میٹ کر دیا، یمن میں لوگوں کو مار رہے ہیں اور مسلم ممالک میں جنگ مسلط کی۔ اب جو محققین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اب یورپ کی باری ہے، یہودیوں نے بھی ان سے بہت عرصہ مار کھائی ہے، یورپین نیشنز نے بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور بہت مار کھائی ہے۔ یہ اللہ نے بھی قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، تو انہوں نے ذلت کا دور گزارا ہے۔ اب یہودیوں نے یورپ سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ یوکرین کا پرائم منسٹر یہودی ہے اور رشیا ایک کرسچن کنٹری ہے۔ یوکرین میں موجود یہودیوں کی کمیونٹی اور کرسچنز کو اسرائیل کے یہودیوں نے ان کو آپس میں لڑوانا ہے۔ انہوں نے یورپ کی اور رشیا کی جنگ کروانی ہے، ان سے بدلہ لینا ہے جو صدیوں تک یہودیوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں۔ جنگ بذات خود ایک اچھا فعل نہیں ہوتا، کیونکہ جنگ میں انسانیت کا قتل ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، بچے، خواتین، معاشیت تباہ ہوتی ہے، تعلیم پر برا اثر پڑتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ عمران خان اور چیف آف آرمی سٹاف قمر باجوہ، ان دونوں کا یہاں پر اختلاف بھی رہا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ وہ یوکرین کی حمایت کرتے تھے اور رشیا کے اٹیک کو انہوں نے مذمت کی، اور پرائم منسٹر عمران خان کہتا تھا ہم نیوٹرل رہیں گے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملٹری رشیا کے خلاف یوکرین میں میزائل اور اسلحہ بھیج رہی ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملٹری بھی وہاں اسلحہ بیچ کر کاروبار کر رہی ہے۔ یہ اسلحہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، صحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔